Hi friends, good morning. Welcome to IXMP. I hope आप सब अच्छे हैं and you are preparing well for your examination. तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 11 अक्टूबर 2022 का. बट बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू, आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना एकदम ही ना भूलो और शाम को हमारे वेबसाइट से बीपीडीएफ को डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट, राइट? बिकॉज जीए में जो एक क्वेरी आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कि जीए मुझे कुछ समझ में नहीं आता, देखो तो ये अगर आपको समझना है तो द ओनली थिंग दैट यू विल हैव टू गिव इज टाइम टू रीड एंड टाइम टू रिवाइज. और शुरू की जो 15-20 दिन है ना, वो 15-20 दिन आपको ऐसा ही लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेट इट बी. बट आफ्टर a period of 15 to 20 days or probably a month, you will start understanding the news. आपको भी वो हेडलाइन देख के समझ में आएगा कि न्यूज के अंदर क्या प्रोबेबली मतलब क्या कंटेंट हो सकता है, एक आइडिया मिल जाएगा. एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू कैन ऑल्सो क्रैक दी मास्टरी बिहाइंड जनरल अवेयरनेस. सो रिटेंशन एंड मतलब रिविजन एंड रिटेंशन इज द की. सो शुरू करते हैं. सबसे पहला न्यूज जो कि है टेलीमानस. सो नाउ व्हाट इज टेलीमानस? सो टेलीमानस इज एन इनिशिएटिव, मतलब टेलीमेडिसिन हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट. तो इसका नाम क्या दिया गया शॉर्ट फॉर्म में? टेलीमानस. तो ये भी आपको याद रखना है बिकॉज कई बार पूछ लेगा. जैसे अभी आईबीपीएस क्लर्क में पूछा था निर्यात जो पोर्टल है उसमें ए क्या है, व्हाट इज ए निर्यात. तो ऐसा सवाल आपको भी पूछ सकता है जो टेलीमानस है. ठीक है, ये टेलीमानस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है. ये इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन. ठीक है, इसका नोडल एजेंसी कौन है? ये नोडल एजेंसी आप एकदम याद कर लो. मतलब ऑब्जेक्टिव मुझे लगता नहीं ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है इन बैंकिंग एग्जाम, बट यस फॉर आरबीआई एंड नबार्ड जैसे एग्जाम के फेज 2 में ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव. बट अगर हम सिर्फ नॉर्मल बैंकिंग की बात करें जहां ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे नोडल एजेंसी पूछ सकता है. नोडल कौन है? कि नेटवर्क ऑफ 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस क्रिएटेड, NIMHANS. ठीक है, ये लोग बेंगलुरु एंड आईआईटी बॉम्बे, ये है नोडल इंस्टीट्यूट. ठीक, आई होप ये आप क्लियर हो जाए. अगर बैकग्राउंड की बात करें तो इसको ऑलरेडी यूनियन बजट में ही डिक्लेयर कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. तो इसमें दो टीयर सिस्टम है. पहला है, एक है स्टेट टेलीमानस सेल विच इंक्लूडेड ट्रेन काउंसलर एंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट. टीयर 2 में कौन है? वो टीयर 2 में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है. ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है. अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे. वो है एनुअल मीटिंग ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक. तो देखो इसका जो पूरा डिटेल है ना, ये वंस दिस कंप्लीट उसके बाद आप पढ़ो. बट यस फॉर द टाइम बिंग आप ये जान लो, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है कल रात को यूएस के लिए रवाना हो चुकी हैं टू अटेंड द एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक. तो देखो ये जो एनुअल मीटिंग है ये हर साल फाइनेंस मिनिस्टर एंड जो बैंक के गवर्नर है, रिजर्व बैंक के गवर्नर है, वो अटेंड करते हैं. G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग. ठीक है, तो इस पे हमेशा कौन जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर एंड आरबीआई गवर्नर जाता है. ठीक है, सो ये आपको ध्यान देना है कि ये एक एनुअल मीटिंग है. दिस इज अ मीटिंग फॉर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक. सो इसका भी थीम क्या होगा? देखो एक एक तो ये है, एक वो मीटिंग होगा. उसके बाद क्या होगा? एक फायर साइड चैट, India's economic prospect and role in the world economy at Brooklyn Institute, a prominent non-profit public organization based in Washington DC, USA. तो ये भी आपको ध्यान दे लेना है. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे. वो है इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज. तो देखो आपने जैसे कि सबसे पहला दिन नोबेल प्राइज डिक्लेयर हुआ मेडिसिन का, उसके बाद डिक्लेयर हुआ फिजिक्स का, उसके बाद डिक्लेयर हुआ केमिस्ट्री का, उसके बाद डिक्लेयर हुआ पीस का, उसके बाद हुआ लिटरेचर का, अब हुआ इकोनॉमिक्स का. तो ये सारा नाम आपको याद रखना है. एंड बेस्ट पार्ट ये है कि एक साथ नहीं आया है तो आपको बर्डन ना लगे. मतलब मेडिसिन में कौन है एंड क्यों मिला, फिजिक्स में 3 लोगों ने शेयर किया, केमिस्ट्री में भी 3 लोगों ने शेयर किया, पीस को भी 3 लोगों ने शेयर किया, लिटरेचर में 1 को मिला है, अगेन इकोनॉमिक्स में 3 को मिला है. ये 3 आपके सामने है. ठीक है, तो ये जो लेफ्ट में ये आप देख पा रहे हो, बेन एस बर्ननचे. ठीक है, तो ये एक्स
फेड मतलब फेडरल रिजर्व के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, बाकी दो आप ये देख सकते हो, फिलिप एच दिव्यक एंड डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, ये है इनका नाम। तो देखो जो एक्स फेड रिजर्व है, मतलब ही हैज इन 1983 he has written a paper on the financial crisis। ठीक है, और कैसे where he have explained कि मतलब कैसे बैंक फेलियर एक फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रोपोगेट कर सकता है। ठीक है, मतलब so the basic paper tells about the thing कि जो इकोनॉमी है वो पहले से ही समझ सकता है कि क्राइसिस आ रहा है अगर कोई बड़ा बैंक फेल हुआ है या फेल होने के कगार में है, राइट। सो दैट इज व्हाट ही हैज एक्सप्लेन्ड इन हिज पेपर इन 1983। तो देखो ये बहुत पुराना है, सो इवन दो ही हैज गॉट द प्राइज अभी। अब अगर हम बात करें डायमंड एंड डिविक की, तो ये कंबाइंड रोट ए पेपर ऑन द रिस्क इनहेरिटेंट इन मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग इनटू लॉन्ग टर्म लेंडिंग। ठीक है, ये दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इन नेचर। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब क्या होता है कि फ्रॉम 7 day to 300 मीन्स एनी लोन विच इज लेस देन 1 year, मतलब जिसका टेन्योरिटी 1 साल से कम है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म होता है। तो they have explained the process of converting or turning this short term borrowing into long term। ठीक है, lending। Diamond also wrote about how bank monitors their borrowers, noting that knowledge about borrower disappears upon failure। तो डायमंड इनका एक काम, इन्होंने एक पेपर ये भी लिखा कि जो बैंक्स हैं ये अपने बोरोवर्स को मॉनिटर करती है। ऑब्वियसली बात है, ये तो करेगी ना, क्योंकि उन्होंने उधार लिया है तो उनको मॉनिटर करना बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वंस द बैंक फेल्स, मतलब इनका कहना है कि अगर बैंक फेल हो जाता है तो वो जो नॉलेज अबाउट द बोरोवर है वो चला जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। तो उस इसके बारे में उन्होंने एक पेपर अच्छे से मतलब आगे लिखा है, एक्सटेंडिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अपील। ठीक है, तो अगर आप इस पे पर्टिकुलरली एक वीडियो चाहते हो, मतलब व्हाट दे हैव डन, सिंस ये इंटरेस्टिंग भी रहेगा और मतलब आपको एग्जाम में भी शायद हेल्प कर सकता है, सिंस इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली बैंकिंग, क्योंकि देखो तीनों बैंकिंग में ही इन्वॉल्व है। सो इफ यू वांट जस्ट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, किसी एक का भी कमेंट मिल गया, so there would be a video explaining what they have actually done, what their work is। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, अदर इंपॉर्टेंट। तो देखो ये सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट, दिस इज नॉट ए न्यूज, एक इंफॉर्मेशन है, मतलब आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। जो एनपीसीआई है, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ओएनडीसी में, ओपन नेटवर्क है ना डिजिटल कॉमर्स, इसमें ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ये किसका स्टार्टअप है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप है, राइट। इसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं बट कंसिडर इट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इस स्टार्टअप में एनपीसीआई भी ओनर बनना चाहता है, मतलब एक 10% का स्मॉल स्टेक एक्वायर करना चाहता है। अब इसके पीछे का कारण है क्या, कि जो ओएनडीसी नेटवर्क है इसका जो पेमेंट सिस्टम है, राइट, पेमेंट सिस्टम है, अभी हाल मतलब अभी फिलहाल ये पेटीएम ये अलग अलग कंपनी देख रही है, बट एनपीसीआई स्टेक को एक्वायर करके इस पेमेंट सिस्टम को और रोबस्ट बनाना चाहता है, नया कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहता है एनपीसीआई, राइट। बट यहाँ पे देखो एनपीसीआई आरबीआई के अंडर में आता है, राइट, आरबीआई इज द रेगुलेटर। सो आरबीआई यहाँ पे एक इशू फ्लैग किया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, क्योंकि एनपीसीआई खुद एक पेमेंट कौन है, मतलब एक पेमेंट एग्रीगेटर बोल सकते हो, जो पेमेंट सिस्टम को प्रोसेस करता है। ऑन द अदर हैंड वो अभी स्टेक खरीद के ओएनडीसी के लिए बनाएगा, मतलब वहां पे ड्यूअल इंटरेस्ट रहेगा कि एक तो अपना ही प्रोडक्ट को बेचना, पेमेंट सिस्टम है ना, और दूसरा है उसी कंपनी का ओनर रहना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला बात हो जा रहा है ना, मतलब दो चीज हो जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर एनपीसीआई सीधा सीधा बोलता है कि मैं बना के दे देना चाहता हूँ तो दैट्स फाइन, मतलब एनपीसीआई इज डूइंग बिजनेस, वो बेचना चाहता है। बट हियर एनपीसीआई वांट्स टू बाय द स्टेक, स्टेक खरीदने के बाद एनपीसीआई बोल रहा है कि मैं ये करूंगा। तो यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ रही है, एंड दैट इज व्हाट आरबीआई इज क्रिएटिंग द हर्डल। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब ये करंट अफेयर नहीं है, एंड ऑल्सो हाई चांस की एग्जाम पे ऐसा सवाल नहीं आएगा। ठीक, अगर एक्वायर कर लेता है तो वो शायद आ जाए, बट यहाँ पे जस्ट मैंने समझाया, क्योंकि आप भी जब न्यूज सोर्स पढ़ोगे तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है ना कि भाई आरबीआई कैसे हर्डल क्रिएट कर रहा है। तो आई होप ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया है।
आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, कुछ एक्विजिशंस पे। तो देखो ये जो एक्विजिशंस है ये मैं एज इट इज रख देता हूँ। ये सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2002 के थ्रू हुआ है। जो कंपटीशन कमीशन है उन्होंने अप्रूव किया 5 स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब एक सिंपल सा आप ये समझो, जैसे कोई भी एयरपोर्ट होता है ना, जैसे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में गवर्नमेंट भी शामिल है और जीएमआर ग्रुप भी शामिल है, मतलब जीएमआर ग्रुप ने इसको बनाया। सो जीएमआर ग्रुप और गवर्नमेंट मिलके ना एक कंपनी खड़ा करती है, वो कंपनी इसको बनाता है, तो वो कंपनी कहलाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, सो स्पेशल पर्पस व्हीकल बाय इंडिया इन्फीड ट्रस्ट, तो ऐसे 5 को दे हैव अलाउड दी मर्जर एंड एक्विजिशंस। ठीक है, वैसे ही भाई प्लैटिनियम जैस्मिन ए 2018 ट्रस्ट ऑफ इंटास फार्मास्यूटिकल, इसके अंडर में उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डिंग्स का अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कुछ ऑनलाइन ऐप पे। तो सबसे पहला है फोर्थ हेली इंडिया समिट 22। तो देखो ये हेली इंडिया जो समिट है इसको जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर पे। उनने ये भी बोला है कि जम्मू में एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 861 करोड़, ठीक है, सिविल एनक्लेव विल बी बिल्ट। मतलब बेसिक सा बात है, जम्मू कश्मीर क्योंकि वो बहुत ही वहाँ का जो टेरेन है, मतलब रोड थोड़ा सा सही नहीं है। रोड्स बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे रोड है, बट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड, फ्रीक्वेंट क्लोजर एंड एनी अदर थिंग, वो जिसके वजह से टूरिस्ट का उतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है। ऑल्दो द पेनिट्रेशन इज गुड बट दे वांट टू इंक्रीज इट। तो ये सिविल एनक्लेव से होगा क्या कि हेलीकॉप्टर से लोग इधर उधर आ जा सकेंगे, एंड दैट इज व्हाट enclave will be built at the cost of 861 crore in Jammu, and Srinagar present terminal will be expanded 3 times from 20,000 square meter to 60,000 square meter at a cost of 1500 crore। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया है। बेटी बने कौशल, तो ये एक सेमिनार है जो है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल्स। ये आज के दिन में, ये देखो ये कल का न्यूज़ है इसलिए टुमारो लिखा है, बट ये आज के दिन में ये लॉन्च होगा। ठीक है, मतलब आज के दिन में ये ऑर्गेनाइज होगा। अभी इस पे एक एमओयू साइन किया जाएगा, इस एमओयू के बारे में हम कल पढ़ेंगे। लेट इट बी साइन टुडे, तो बाकी सारा डिटेल्स तो कल बाहर आ जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ ऑनलाइन पे। तो सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ है कि अशोक लीलैंड कंपनी, मतलब हिंदुजा ग्रुप का जो फ्लैगशिप कंपनी है अशोक लीलैंड, उन्होंने नेशनल सेंटर फॉर कंबस्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनके साथ एमओयू किया है। ये एमओयू क्यों किया है? स्विरल मेश लीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, एलडीआई। सिंपल सी बात में समझाऊं, मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू डी, जो नेशनल सेंटर फॉर कंबस्शन रिसर्च डेवलपमेंट है, इन्होंने एक माइक्रो कंबस्शन इंजन बनाया। ठीक है, ये माइक्रो कंबस्शन इंजन एक ट्रक को पावर नहीं दे सकता, ये छोटा इंजन है, बट ये एक इलेक्ट्रिक मोटर को पावर दे सकता है। तो बेसिकली अशोक लीलैंड ने क्या किया है, अशोक लीलैंड ने अपना एक नौ, है ना, मतलब एक जो मिड साइज ट्रक है, वो ट्रक उन्होंने इनको दिया है। उस ट्रक में क्या किया जाएगा, बेसिकली उसके इंजन को हटा के एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक मोटर को डाला जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक मोटर को एक पावर टेरिन से इसमें क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक मोटर है तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी चाहिए, बट इस पे बैटरी नहीं डाला जाएगा। इस पे इन प्लेस ऑफ दैट बैटरी दिस माइक्रो कंबस्शन इंजन वुड बी पुट, जिसके वजह से मतलब क्या होगा, इसका जो माइलेज है वो बेहतर आएगा। दूसरा है ये एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में चलने वाला। अभी आज के दिन में इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग स्टेशन इंडिया में कम है। कम क्या, नेग्लिजिबल है। मतलब इफ समबडी वांट्स टू, मतलब ट्रक तो है ही नहीं, बट अगर आप नॉर्मल जो व्हीकल्स भी है वो आप सोचो कि बॉम्बे से दिल्ली जाओगे तो इट विल बी वेरी टफ, यू विल हैव टू फाइंड मल्टीपल चार्जिंग स्टेशन इन बिटवीन। वो जर्नी एकदम बहुत बढ़िया नहीं होगा, आपको हमेशा चार्जिंग स्टेशन का पता रहना है, ढूंढना है, सो लॉट ऑफ चैलेंजेस। तब उन सारे चैलेंजेस को अगर दूर करना है, अगर हमको बहुत जल्दी मूव करना है टू समथिंग वेयर वी वुड नीड लेस अमाउंट ऑफ गैस, मतलब गैस इन द सेंस पेट्रोल और डीजल, डीजल तो नहीं बट हाँ गैस बोलते हैं पेट्रोल को।
सो ये दिस टेक्नोलॉजी कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पे मिनी कंबस्शन इंजन वुड रिप्लेस दी बैटरी। तो इसमें आईआईटी मद्रास भी इन्वॉल्व है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसको क्या बोला गया है? टरबाइन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब इस इलेक्ट्रिक मोटर को कौन चलाएगा? ये पावर जनरेट करेगा। तो सिंपल बात है, मतलब ये घूमेगा, इसके अंदर एक डायनामो रहेगा, राइट? तो ये टरबाइन टेक्नोलॉजी हुआ ना, वो डायनामो पावर जनरेट करेगा एंड वो पावर देगा किसको? इलेक्ट्रिक मोटर को। ठीक है, हाई चांस इलेक्ट्रिक मोटर एक डीसी मोटर होगा, बिकॉज डीसी मोटर्स आर गुड इन टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, ये आपको मतलब ये साइंस में पता होना चाहिए, पता होगा शायद आपको, कि जो ट्रक है उसमें टॉर्क चाहिए इंस्टेड ऑफ पावर। मतलब पावर भी चाहिए बट टॉर्क तो बहुत ज्यादा चाहिए, एटलीस्ट यू नो मोर देन 600-700 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, तभी जाके ट्रक चल पाएगा, मिड साइज ट्रक। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ अपॉइंटमेंट्स। तो जो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन है, ये एज ए फोर्थ वोल टाइम डायरेक्टर इन सेबी अपॉइंट कर लिया गया है। तो ये नवंबर 2021 से ये पोस्ट वैकेंट था, तो अभी उस पोस्ट को किसने भर लिया है? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। विद सो यहाँ पे कुछ जो वन लाइनर है ये एक्चुअली में पुराना है, सो लेट्स नॉट सी इट। ओके, सो विद दिस, hold your potential with IXMB. Let's meet again tomorrow morning. Till then, all the best and prepare 50% faster with IXMB.